नमस्कार मित्रों, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे समास। समास जो होते हैं वो 6 क्लास से लेके 12 तक क्लास तक के सिलेबस में आते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि लोग आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद थोड़ी देरों बाद भूल जाते हो, फिर आपको एग्जाम टाइम में पढ़ना पड़ता है। तो समास कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप उसको सही तरीके से समझ लो तो बहुत ही आसान आसान होते हैं समास। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप एक बार पढ़ने के बाद बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले है समास। समास होता क्या है? समास जो होता है, कोई भी वाक्य हो, हिंदी में कोई भी वाक्य हो, तो उस वाक्य में कोई भी बात है वो लंबी कही गई है, लेकिन समास का अर्थ ये होता है कि आप उस लंबी बात को तोड़कर उसको छोटा बना देना। समझने के लिए जैसे मैं बोलूं कि विवाह करने योग्य, विवाह करने योग्य, तो समास में हम उसको शॉर्ट बना देंगे। उसको सिंपल तरीके से ये कहेंगे कि विवाह योग्य। तो बीच के जो शब्द हैं उनको हम हटा देते हैं, उनका हम लोप कर देते हैं। तो ये है इसका सिंपल रूप कि लंबी बात को आप शॉर्ट में आप कह दो, वो होते हैं समास। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वो ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन जाता है, तब उसे सामासिक शब्द और शब्दों के योग को समास कहते हैं। अब जो उदाहरण है उससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने कैसे बताया था कि विवाह करने योग्य एक आपको बात बताई थी, और उन दोनों में से विवाह और योग्य को मैंने ऐड करके करने वाला जो शब्द था उसको मैंने लोप कर दिया, उसको हटा दिया। तो वो समास है। अब यहाँ पर ये है कार्य में कुशल। कार्य में कुशल, तो इसका जो समास शब्द होगा वो होगा कार्य कुशल। अब कार्य कुशल में कार्य एक कार्य एक शब्द हो गया और कुशल एक शब्द हो गया, लेकिन इसमें जो मैं है, जो यहाँ पर जो मैं है वो क्या है? वो एक्स्ट्रा है। उस जो मैं होता है, जो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं विभक्ति कारक शब्द। अब विभक्तियां क्या होती हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। यकीन मानिए आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि किन्हीं दो शब्दों को समास बनाने में उनको जोड़ने वाले शब्द का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर कार्य और कुशल है। कार्य कुशल में जो मैं था उसका हमने यहाँ पर लोप कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो कार्य कुशल जो शब्द है वो एक समास का शब्द बन गया। इसके बाद इसमें है ज्ञान का सागर। अब कोई बात लंबी कही गई है कि ज्ञान का सागर, लेकिन उसको शॉर्ट में हमने क्या कर दिया? ज्ञान सागर। इसमें दो शब्द हैं, एक ज्ञान और एक सागर। ठीक, तो इसमें जो शब्द का लोप हुआ है वो है क, वो है का। का का क्या है? क्या का एक विभक्ति कारक शब्द है जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अब इसके जो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं वो ये हैं कि महाकवि। अब महाकवि क्या होता है? इस ये शब्द है वो हमने शॉर्ट में बनाया है, लेकिन जो इसका जो शब्द बड़ा वाक्य है वो है क्या है? महान है जो कवि। महान है जो कवि। अब महान है जो कवि को हमने शॉर्ट में कैसे बना दिया? महाकवि। ये उदाहरण है कर्मधारय समास का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मैंने सारे समासों के उदाहरण ले लिए ताकि मैं आपको अच्छे से आगे समझा भी सकूं। अब जैसे अ, ये है अपादान तत्पुरुष है। तत्पुरुष के भी कई सारे रूप होते हैं, मैंने उसमें से लिया है अपादान तत्पुरुष में से लिया है कि बल से हीन। इसका हम जो से है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक्स्ट्रा शब्द है, इसको हम लोप कर देंगे। तो इसका नया शब्द बनेगा बलहीन। बलहीन हो गया एक समास का रूप हो गया। राम और कृष्ण, ये है द्वंद्व समास का उदाहरण, लेकिन हमने इसमें से जो और है, और को हमने हटा दिया, और को हमने लोप कर दिया। तो ये इसका समास बन गया राम और कृष्ण, या राम कृष्ण, राम कृष्ण बन गया। अब नेक्स्ट है पीतांबर। अब पीतांबर का मतलब पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके। अब पीले किसके वस्त्र हैं? ये है
जो कोई दूसरा होगा, कौन है? कृष्ण। कृष्ण के पीले वस्त्र होते हैं। तो ये जो शब्द, ये जो उदाहरण है, ये भी एक दूसरे समास का उदाहरण है। अब इसमें नेक्स्ट है नवग्रह। नवग्रहों का समाहार। अब नवग्रहों का जो समाहार है, वो हमने इसको समाहार और का इसको हटा दिया, तो हमने क्या बना दिया? नवग्रह। ये भी एक समास का उदाहरण है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। स्वर्ग को प्राप्त। अब स्वर्ग को प्राप्त को हमने शॉर्ट में लिखा स्वर्ग प्राप्त, को हमने हटा दिया, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। इसके बाद मैं आपको और आगे से पढ़ाती हूँ। अब समास जो होते हैं, वो समास किसी हम वाक्य में से जब हम दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उसको हम समास कहते हैं। लेकिन समास को जब हम तोड़ते हैं, जब हम किसी समास के शब्द को जब हम उसको पूरा करते हैं, तो वो हो जाता है समास विग्रह। समास विग्रह को, जैसे कि आपके सामने एक शब्द दे दिया कि विद्यालय, तो विद्या का आलय, इसको हम बनाएंगे तो ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं समास के प्रकार। और समास के प्रकार कितने हैं? नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। इसके दो भेद और हैं जो कि तत्पुरुष समास में आते हैं। एक है कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो समास के जो भेद हैं वो 4 हैं, और जो 2 भेद हैं कर्मधारय और इसके द्विगु समास हैं, वो तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। नंबर 1 हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है कि इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। अब अव्यय शब्द क्या होता है? अव्यय शब्द जो होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा जो लगे होते हैं शब्द आगे की तरफ, जैसे इसमें पहला पद अव्यय होता है, क्योंकि अव्ययी भाव में अव्यय जो पहला पद है उसकी ही प्रधानता होती है। उसके बिना जो दूसरा जो पद है, जो संज्ञा होता है, उसकी कोई प्रधानता नहीं होती। जैसे इसमें हम देखेंगे यथाशक्ति। यथाशक्ति, अब इसमें जो यथा है वो है पहला पद और शक्ति है वो है दूसरा पद। लेकिन अगर यथा को हटा दिया जाए तो शक्ति एक नॉर्मल वर्ड हो जाएगा, उसका फिर कोई मतलब नहीं होगा, वो समास ही नहीं होगा। इसीलिए यथा लगा हुआ है, इसीलिए ये समास है। इसका अर्थ है यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। तो जहां पर इस तरह के यथा, प्रति, बे या अलग तरीके के और जो वर्ड आते हैं, जो जो समास को पूरा करते हैं। दूसरा है प्रतिदिन। प्रति इसमें पहला शब्द है और दिन उसका दूसरा पद है। इसका अगर हम प्रति को हटा दें और दिन को रखें तो दिन एक नॉर्मल शब्द हो जाएगा, फिर वो समास में काउंट नहीं होगा। इसीलिए प्रतिदिन में जो प्रति है वो इसका अव्यय है। जो प्रथम पद है वो इसका अव्यय है इसका। ऐसे ही नेक्स्ट है बेनकाब, बेकाम। तो बे है, बे इसका पहला शब्द है, पहला पद है, और जो काम है वो इसका दूसरा पद है। तो इसमें काम अगर रखेंगे और बे को हटा देंगे तो काम सिर्फ एक शब्द रह जाएगा, उसमें अव्ययी भाव समास का कोई भी रोल नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो बे है, जो पहला पद है, वो इस काम के शब्द को दूसरे अर्थ में व्यक्त कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास है। बेकाम मतलब बिना काम का। और अगर इस शब्द को काम के ही रूप में देखेंगे तो काम तो एक क्रिया होती है, काम होता है। लेकिन यहाँ पर बे लगा दिया, इसका मतलब इसने बिना काम का उसका अर्थ अलग कर दिया, उसका अर्थ ही अलग कर दिया, नेक्स्ट अर्थ ही उसका बदल दिया। इसीलिए यहाँ पर ये बे जो शब्द है वो प्रथम पद है, उसी का यहाँ पर महत्व है। तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी समास है। इसको समझने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिंपल समास है, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा सिंपल समास यही है, और पता नहीं लोग क्यों इसी से ज्यादा घबराते हैं। तो मैं इसको समझाती हूँ कि जिस समास का उत्तर
अर्थात अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद आने इसमें बाद आने वाले पद की प्रधानता रहती है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी एक शब्द है, उसके दो पद होते हैं, क्योंकि दो शब्दों के साथ मिलकर बनता है समास। अब दो शब्द होंगे, उसमें जो पहला है उसका उसका इतना मतलब नहीं है जितना कि जो पीछे वाला जो शब्द है उसकी प्रधानता होती है। अब इस समास को समझने के लिए एक चीज और जरूरी है, वो है कारक। ये समास कारक के ऊपर ही पूरा का पूरा निर्भर है। अब आगे देखिए, कर्ता कारक और संबंध को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह किया जाता है। इसका मतलब आप पहले कारक समझिए कि कारक होते क्या हैं। कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अब इसकी डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है कि कर्ता कारक कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। कर्ता कारक हो गया फर्स्ट वाला, और संबोधन हो गया सबसे लास्ट वाला, 8 वाला। तो क्या कह रहा है कि कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर, इन ऊपर वाला और फर्स्ट नंबर का और 8 नंबर वाले को छोड़कर सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह किया जाता है। इसका मतलब सिंपल तरीका का ये है कि तत्पुरुष समास जो होता है, वो जो विभक्तियां 8 विभक्तियां होती हैं, उसमें से जो 6 विभक्तियां होती हैं, 6 विभक्तियां कौन सी? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इनसे ही तत्पुरुष समास बनता है। पहली जो कर्ता है, कर्ता अधिक विभक्ति है और संबोधन विभक्ति है, उसको छोड़ देते हैं। समझ में आया? उसको छोड़ देते हैं। बाकी के जो मिडिल के जो 6 विभक्तियां हैं, हम उनको ले लेते हैं। अब उसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसको पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि जो मैंने आपको बताए थे कि समास के जो प्रकार थे, उसमें 6 बताए थे, क्योंकि 4 तो मेन थे, अव्ययी, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। लेकिन जो कर्मधारय और द्विगु समास है, वो तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं। वो अलग से नहीं है, वो तत्पुरुष समास में ही आते हैं। ठीक है, तो हम तत्पुरुष समास को पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास के भेद जो हैं वो हैं 8 भेद। 8 भेद क्यों? अभी तो मैं बोल रही 6 भेद हैं, लेकिन अभी आपको बताऊंगी कि जो द्वितीय विभक्ति है, आपको मैंने बताया था कि जो कारक थे वो 8 थे, उसमें से हमने 6 वो ले लिए, 6 हमने कारक ले लिए। उसके बाद जो 2 बाद के थे, कर्मधारय और द्विगु, ये इसी के अंदर ही आएंगे, तत्पुरुष समास के अंदर ही आएंगे। इसीलिए तत्पुरुष समास के 8 भेद हो जाते हैं। 6 तो उसके कारक वाले और 2 कर्मधारय और द्विगु। अब इनको समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, द्वितीय तत्पुरुष कर्म। कारक क्या बताए थे? कर्ता ने, तो कर्ता को छोड़ दिया क्योंकि वो पहले नंबर का था। कर्म ले लिया हमने। ठीक। करण से, दूसरा करण। संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, अधिकरण और संबोधन को हमने छोड़ दिया। तो जो बीच के जो 6 थे, हमने उनको लिया और कर्मधारय और द्विगु को हमने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और आपको यकीनन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं। पहला हम लेते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष क्या होता है कि जो कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को, कर्म, हमने यहां पर कर्म लिया ना, तो पहला जो तत्पुरुष का जो उदाहरण है वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जो शब्द आता है, कोई भी आपको एक वर्ड दे दिया जाए कि जैसे कि इसमें गगनचुंबी, तो आप उस शब्द का अर्थ निकालने की पहले कोशिश कीजिए कि ऐसे होगा कि गगन से चुंबी होगा? नहीं। गगन गगन का चुंबी? नो। गगन को, गगन को
चूमने वाला, तो जैसे गगन को चूमने वाला ये शब्द सही है, या गगन से चूमने वाला क्या ये शब्द सही है। तो जब आपको एग्जाम में ये शब्द दिया जाए कि आप इस समास को पहचानिए, तो आपको पहचानने का क्या वो होगा कि गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अब बीच में शब्द क्या आया, को, बीच में शब्द क्या आया, को। तो जो को शब्द है उसका लोप हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। और ये जो को शब्द है ये है कर्म, कर्म कर, जो कारक बताए थे कर्ता ने को हटा दो, कर्म को। जब आप विभक्तियां याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कर्म के साथ को आता है, विभक्ति में कर्म के साथ को आता है। तो यहां पर कह रहा है कि सॉरी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो हम को शब्द का हम लोप कर देंगे, तो जो शब्द बनेगा वो होगा गगन चुंबी। तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। दूसरा है स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब इसमें स्वर्ग से प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग का प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग को प्राप्त ही इसका सही शब्द होगा। तो यहां पर को आ रहा है, तो को से हम पहचान लेंगे कि ये है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसमें जो पीछे का जो पद होता है वो प्रधान होता है। तीसरा है माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब इसमें आपको अगर एग्जाम में दिया जाएगा कि माखन चोर, आपको पहचानना है कि ये कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, आप तो इसका पहले इसकी विग्रह करेंगे ना, पहले इसका विग्रह करेंगे, इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या हो सकता है। अब इसको पहले करके देखिए आप, माखन से चुराने वाला होता है, नहीं होता। ठीक है, माखन का चुराने वाला होता है, नहीं होता। क्या होता है, माखन को चुराने वाला। तो जहां पर को शब्द होता है वही कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होता है। जहां पर को शब्द बीच में आए वो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। अब कर्म को करण से या द्वारा, जहां पर कोई भी शब्द हो उस शब्द के बीच में अगर से या द्वारा उस शब्द को पूरा करें, इन शब्दों से, इन कारकों से जो कोई भी शब्द पूरा हो तो वो होता है करण तत्पुरुष। जैसे कि नेत्र से हीन, अब हम नेत्र का हीन तो नहीं कर सकते, नेत्र को हीन तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, नेत्र से हीन, तो से ही इसका जो लोप शब्द है वो से है। अब जहां पर से लगा हुआ है वो है करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है करुणा से पूर्ण, करुणा का पूर्ण नहीं होगा, करुणा को पूर्ण नहीं होगा, करुणा से पूर्ण होगा। तो जो से शब्द है वो करण तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला है तुलसी द्वारा कृत, द्वारा, तो तुलसी के द्वारा जो कृत है, जो रचना लिखी गई है वो हो जाएगा तुलसी कृत। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी बड़ी बात हो उसको हम छोटा कर देते हैं, वही समास कहलाता है। उस चीज को, लंबी बात को हमने छोटा कर दिया, वही समास है। अब यहाँ पर यह तुलसी द्वारा कृत, हमने द्वारा शब्द को हटा दिया। अब द्वारा क्या है, द्वारा लोप शब्द है, और जो लोप शब्द होते हैं उन्हीं को हम विभक्ति कारक शब्द कहते हैं, उन्हीं को हम विभक्ति कारक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो द्वारा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो करण तत्पुरुष को पहचान कर रहा है कि जो द्वारा है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो जो से और द्वारा जो दो शब्द आते हैं वो करण तत्पुरुष समास को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा है समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान के जो शब्द हैं वो हैं को, के, लिए, को, के, लिए। अगर जब तक आप समास को लर्न करने के लिए, जब तक आप कारक याद नहीं करोगे, आप समास को पहचान ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले जो है वो आप कारकों को लर्न कीजिए, उसके बाद आपको समास बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो हमने देखा पहला इसका है
इसके जो शब्द हैं पहचान वाले वो को के लिए हैं, ठीक है। देश के लिए भक्ति, अब बड़ी बात है, पूरा एक वाक्य सा है, देश के लिए भक्ति। मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रथम पद होता है और द्वितीय पद होता है, इसके बीच में जो भी शब्द होते हैं वो होते हैं लोप शब्द, वो होते हैं लोप शब्द, उनको हम हटा देते हैं। और जो जो प्रथम पद होता है उन दोनों को हम जोड़ देते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं, उसे ही हम समास कहते हैं। अब इसमें यही है। और जो बीच के जो शब्द होते हैं उनको हम विभक्ति कारक शब्द कहते हैं, कारक शब्द कहते हैं। अब इसमें है देश के लिए भक्ति, एक लंबा वाक्य है। अब इसमें देश और भक्ति दो दो शब्द हैं, इनको हमने मिला दिया तो देशभक्ति हो गया। और के लिए जो है वो हो गया संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण। संप्रदान तत्पुरुष में क्या आएगा, को आएगा या के आएगा या ये लिए के लिए आएगा। तो इसमें क्या आ गया, के लिए आ गया, तो ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण। अगला है गौ के लिए शाला या गौ के लिए घर, ठीक है। तो शाला का मतलब घर ही होता है, तो गौ और शाला को हमने मिला दिया तो क्या हो गया, गौशाला हो गया। अब के लिए जो शब्द है वो संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो जहां कहीं भी आपको गौशाला आपको दिखाई दे तो आप इसका इसका आप उसका विग्रह करके देखिए कि गौ का शाला ऐसे होगा तो नहीं होगा, गौ से शाला होगा तो नहीं होगा, लेकिन गौ के लिए शाला है तो ये सही बात है कि गौ के लिए शाला है, इसीलिए ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। अगला है सभा भवन या सभा के लिए भवन। तो लंबी बात को हमने शॉर्ट में लिख दिया, सभा भवन हो गया। लेकिन सभा के लिए जो शब्द हैं वो क्या है, लोप शब्द, जो कि सभा भवन में लोप हैं। हमने इसको समास में हमको यही पहचानने की हमारी बात होती है कि हम एग्जाम में इसको किस तरह से पहचाने। और जब आपको कारक याद हो जाएंगे कितने कितने तरह के कारक हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा समास है ये पहचान करने में। खासकर ये जो तत्पुरुष समास होता है इसी में कारकों की आवश्यकता होती है, बाकी के और जो समास हैं उनमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। तो बस कारक याद कर लीजिए तो तत्पुरुष समास आपको बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक। तो आपने लर्न किया कि संप्रदान तत्पुरुष के लिए को के लिए इस तरह के जो वर्ड हैं वो आते हैं। अगला है अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष में आता है से, उसमें आता है से। जैसे ऋण से मुक्त, तो हमने से को हटा दिया, से हो गया लोप शब्द हो गया, इसको हमने हटा दिया तो क्या बन गया, ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त मतलब ऋण मुक्त। अब यहाँ पर ऋण के लिए मुक्त नहीं कर सकते क्योंकि जो शब्द हैं वो इसीलिए अलग अलग तत्पुरुषों में अलग अलग उसमें विभक्तियों के हिसाब से रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऋण के मुक्त नहीं कर सकते, ऋण के लिए मुक्त नहीं कर सकते, यहाँ पर ऋण से मुक्त ही कर सकते हैं, इसीलिए इसको अपादान तत्पुरुष में इसको रखा गया है। अब अगला है बंधन से मुक्त। तो बंधन के लिए मुक्त नहीं होगा, बंधन का मुक्त नहीं होगा, बंधन से मुक्त ही होगा। तो यहाँ पर जो से शब्द है वो अपादान तत्पुरुष का एक उदाहरण है, शब्द है इसका। तो बंधन से मुक्त को हम जब इसका हम समास जोड़ते हैं, हम जब इसको तो हम हो जाता है बंधन मुक्त। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये जो समास है वो सिर्फ और सिर्फ कारक के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपने कारक लर्न कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तत्पुरुष समास को समझने में। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में होता है काकी के, रारी रे, नानी ने। अब ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो काकी के ही से ही बनते हैं, रारी रे नानी का कोई ज्यादातर इसमें महत्व नहीं आता है, लेकिन जो है इसलिए मैंने लिख दिए हैं। तो हम एक वर्ड लेंगे अन्न का दाता, अन्न का दाता। तो का जो शब्द है वो क्या है, वो संबंध तत्पुरुष से रिलेटेड है, इसीलिए लोप शब्द है, इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अन्नदाता। मैंने आपको पहली बार में बताया था कि जब हम बड़ी बात को छोटे में शॉर्ट में लिख देते हैं तो पहला जो पद होता है और दूसरा पद होता है हम उनको जोड़ देते हैं तो वो समास कहलाता है। और समास तो कहलाता है, लेकिन जो बीच के जो शब्द होते हैं वो विभक्ति कारक शब्द होते हैं, और विभक्ति कारक सिर्फ तत्पुरुष समास के साथ ही उस चीज को हम जोड़ते हैं और बाकी के उसमें हम जोड़ते नहीं हैं।
तो इसमें हो गया अन्न का दाता, अन्नदाता। देश की सेवा, देश सेवा। देश के भक्त, देशभक्त। तो काकी के इसमें तीनों शब्द आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस तरह के उदाहरण लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष का उदाहरण। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। आपके एग्जाम में सिर्फ इस तरह के वर्ड आएंगे कि देश सेवा, देश सेवा। अब देश सेवा शब्द आ गया तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है? हर एक समास में उसको रख कर देखिए। तो सबसे ज्यादा जो तत्पुरुष समास है उसमें ही थोड़ा सा खोजबीन करने की जरूरत होती है कि काके की कि कौन से विभक्ति में आ रहा है, कर्ता में आ रहा है कि कर्म में कि करण में कि अधिकरण में। आपको इस यही चीज देखनी है और आपको विभक्तियां कारक याद हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हो। तो अधिकरण तत्पुरुष में है मैं या पर। किसी भी वाक्य में मैं जो लोप वर्ड होता है वो में होता है, जैसे कि नरों में उत्तम। तो यहाँ पर नर और उत्तम दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को हमने जोड़ दिया तो ये बन गया समास। ठीक, अब ये जो है नरोत्तम जो है वो एक समास का शब्द है और हमने जब इसको नरों में उत्तम किया तो हमने इसको समास का विग्रह करके हमने देखा। तो में जो शब्द आया वो हो गया अधिकरण समास का उदाहरण। नरों का उत्तम नहीं होगा, आप लगा के देखिए। आप हर एक शब्द को, कोई भी वर्ड है आप उसको हर एक समास के हिसाब से, इसके हिसाब से लगा कर देखिए कि संबंध में तो नहीं आ रहा, कि करण में आ रहा है, कि अधिकरण में आ रहा है, किस में आ रहा है। आप सब चीज में आप लगा कर देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या है। नरों से उत्तम नहीं होगा, नरों का उत्तम नहीं होगा, नरों के लिए उत्तम नहीं होगा, तो नरों में उत्तम होगा। तो ये हो गया, जहां पर मैं आ गया वो हो गया अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। अगला है अपने पर बीती। अपने पर बीती, तो मैं और पर दो शब्द हैं वो अधिकरण के ही हैं, इसीलिए आप बीती। अपने पर बीती मतलब आप बीती। तो ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। आपको बताया था मैंने कि कर्मधारय समास जो है वो इसी का ही उदाहरण है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, कर्मधारय। अब कर्मधारय समास को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत इजी है कि कर्मधारय का प्रथम पद, कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। कर्मधारय समास की ये डेफिनेशन है कि कर्मधारय समास का जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होगा। विशेषण मतलब विशेषताएं होगा, किसी भी संज्ञा की जो विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। और जो दूसरा जो शब्द होगा वो होगा संज्ञा। कैसे, समझने की कोशिश कीजिए। विशेषण प्लस विशेष्य, विशेषण प्लस विशेष्य इज इक्वल टू कर्मधारय। तो महाकवि, महान है जो कवि। अब इस उदाहरण को देखने की कोशिश कीजिए कि महान है जो कवि। अब महान क्या हो गया? महान हो गया प्रथम पद। महानता, महानता क्या है? एक विशेषण है। महानता क्या है? एक विशेषण है। और कवि क्या है? कवि एक संज्ञा है। तो यही उदाहरण को आप देखने की कोशिश कीजिए, इसकी परिभाषा को आपके साथ आप इसको जोड़िए कि कर्मधारय का प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो गया? महा। महा मतलब महान। विशेषण होगा, महानता विशेषण, विशेषण है, सही बात है। दूसरा पद संज्ञा होगा, तो कवि क्या है? कवि संज्ञा है। तो ये उदाहरण जो हो गया महाकवि, महान है जो कवि, वो हो गया कर्मधारय समास का उदाहरण। नीला है जो कमल। अब नीला क्या हो गया? नीला विशेषण हो गया और कमल क्या हो गया? वो संज्ञा हो गई। तो जहां पर विशेषण प्लस विशेष्य, विशेष्य वो होता है जो संज्ञा होता है। विशेषण प्लस विशेष्य इज इक्वल टू कर्मधारय। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला है द्विगु समास। अब द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है, उदाहरण नहीं, सॉरी, तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। ठीक, तो द्विगु समास बहुत ही ज्यादा इजी है। जिस समास का प्रथम पद संख्या हो,
संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब कर्मधारय में क्या था, प्रथम पद विशेषण था और इसमें क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक है। जो आगे का जो पद होता है वो उसमें कोई संख्या छिपी हो और पीछे के पद में कोई संज्ञा हो, तो आप समझ जाइए कि ये द्विगु समास है। जैसे कि 4 राहों वाला रास्ता। अब 4 क्या है, 4 संख्या है और रास्ता क्या है, रास्ता संज्ञा है। आगे क्या संख्या और पीछे का संज्ञा, तो उसको हम जोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएगा, चौराहा। 4 राहों वाला चौराहा। अगला है नवग्रहों का समाहार। नव हो गया संख्या और ग्रह हो गए संज्ञा, तो नवग्रह क्या हो गया, 9 ग्रह। नवग्रह मतलब 9 ग्रह, तो संख्या और संज्ञा दोनों को मिलके बनता है द्विगु समास। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा सही से। अगला है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व जो समास है, अब हमने जो अभी पढ़ा था वो सारा तत्पुरुष समास खत्म हो गया। तत्पुरुष समास में क्या था, जो 6 थे वो कारक थे, कारक विभक्तियां थी, और बाकी के जो थे कर्मधारय और द्विगु जो वो थे वो तत्पुरुष समास के थे। अब तत्पुरुष समास पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, इसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, दोनों 2 पद होते हैं, दोनों के दोनों या तो 2 संज्ञाएं हैं या फिर विशेषण, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए 2 पदों के बीच और अथवा य जैसे अव्यय लिखा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर इसको समझिए, रात और दिन, रात और दिन। अब रात और दिन को हम हटा देंगे तो रात दिन बन जाएगा। अब रात क्या है, रात प्रथम पद है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। आप इसकी परिभाषा को देखिए, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। रात भी दिन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उसका अपना एक महत्व है। तो रात क्या है, रात भी अपना एक महत्व रखती है, वो भी प्रधान है, और दिन जो है वो भी प्रधान है। आप उनको अलग कर दोगे तो किसी के भी अर्थ पर फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोनों पद प्रधान हैं। और इसके जो बीच को जो जोड़ता है उसमें 2 शब्द आते हैं, या तो और आएगा या फिर या आएगा। तो आप इसको समझ बहुत ज्यादा, और एक पहचान और इसमें एक योजक चिन्ह लगा होता है। इन दोनों के जो समास होता है द्वंद्व समास, इसके जो शब्द होते हैं, दोनों जो प्रधान शब्द होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो आप पहचान सकते हैं कि क्या है। और इनके जो हम इसको जब जोड़ते हैं तो उसमें और या वाले जो शब्द होते हैं, जो इनका लोप कर दिया जाता है, वो ये शब्द होते हैं और या। तो इसका जो उदाहरण दूसरा है माता और पिता। तो माता भी प्रथम पद है, वो अपने आप में प्रधान है, और पिता जो है वो दूसरा पद है, वो भी अपने आप में प्रधान है। तो इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो शब्द है और। अगला है भला या बुरा। तो भलाई भी अपना एक प्रधान शब्द है, और बुरा भी अपना एक प्रधान शब्द है। तो दोनों पद प्रधान है और दोनों शब्दों को जो जोड़ रहा है वो है या। तो जो शब्द जिन दो पद जो दोनों प्रधान हो और उनको और या से उनको हम जोड़कर देखें तो जो शब्द बनता है वो होता है द्वंद्व समास का उदाहरण। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। अब इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे अब पहला उदाहरण देखिए, दशानन, दश आनन। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो 10 संख्या आ रही है, 10 संख्या आ रही है तो ये उसका उदाहरण हो गया? नहीं, ये उसका उदाहरण नहीं हुआ। इसमें जो है दश आनन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। अब कोई भी पहला वर्ड है दश और दूसरा है आनन, तो हम उन दोनों को जोड़कर जो इसका नया एक अर्थ प्रकट करें, जो शब्द दो आपस में मिलकर जो दोनों पद हैं वो एक कोई भी प्रधान नहीं है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक नया शब्द जो बनता है वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक,
अगला है जल से उत्पन्न होता है जो कमल, अर्थात जलज। जलज, जलज, ज ज जो शब्द है वो जल को उत्पन्न कर रहा है, और जलज जो है वो कमल को भी प्रदर्शित कर रहा है। जल और ज दोनों शब्द हैं, उनमें दोनों में कोई भी प्रधान नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे, दोनों पद एक दूसरे से जब जुड़ जाएंगे, तो वो एक नया जो अर्थ बनेगा, जो नया जो शब्द बनेगा, वही बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे जल से उत्पन्न, कौन? कमल। जल से उत्पन्न क्या होता है? कमल होता है। नेक्स्ट है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। अब लंबा किसका उदर होता है? लंबा, एक तो लंबा शब्द प्रथम पद हो गया लंबा, और दूसरा पद हो गया उदर। तो लंबा और उदर दो शब्द हैं, वो दोनों एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को जोड़ देंगे तो उनका एक नया शब्द बन जाएगा। तो जो जो दो शब्द एक दूसरे, दोनों शब्द अपना अपना अर्थ अलग रखते हैं, लेकिन जब हम उन दोनों को जोड़ देते हैं तो जो एक नया शब्द बनता है वो होता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। लंबा जो है वो भी अपना एक वर्ड है, लेकिन वो प्रधान नहीं है, और उदर जो है वो भी एक वर्ड है, लेकिन वो भी प्रधान नहीं है। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तब जो नया शब्द बनता है वो होता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको उस समस्या का सॉल्यूशन करूं। और उम्मीद मेरी यही थी कि मैं आपको बहुत अच्छे से और उदाहरण दे देकर समझाऊं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।